तो स्वागत है आप सबका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पार्ट नंबर 4 में। तो ये क्लास 11 का चैप्टर है जिसके हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लिया है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का एमसीक्यू करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का एमसीक्यू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में किस चीज की कमी होती है? तो ये हमारे ऑप्शन है ट्रू न्यूक्लियस की, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की, बोथ ए एंड बी या राइबोसोम की। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस की कमी होती है और ट्रू न्यूक्लियस उनमें नहीं होता है। और दूसरा चीज, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। जो सेल में जो ऑर्गेनेल पाई जाती है उसमें मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जा रहा है और ये भी सही हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होगा। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा है इन प्रोकैरियोटिक सेल द सेल इन्वॉल्व कंसिस्ट ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल इन्वॉल्व सेल इन्वॉल्व के पास क्या क्या होता है? तो हमारे ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और थर्ड वाला है सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या राइबोसोम। तो जो राइबोसोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाई जाती है। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल का जो उसका सबसे बाहरी वाला मेम्ब्रेन होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, और जो मिडिल वाला मेम्ब्रेन होता है वो सेल वाल का होता है, और जो सबसे इनर मेम्ब्रेन होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम लोग यहाँ के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो आगे क्वेश्चन कहता है द बैक्टीरियल सेल वॉल प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ। जो बैक्टीरिया का सेल वाल है वो बैक्टीरिया को बचाता है ब्रस्टिंग और कोलेप्सिंग होने से, मतलब फटने से और सिकुड़ने से बचाता है। वो ड्यू टू कंपोजिशन, किसके कंपोजिशन के कारण? तो हमारे ऑप्शन है लिपोपोलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लिकन या म्यूरिन। जो म्यूरिन होता है वो शुगर प्लस अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, या सोलिलो से कंपोजिशन कारण बचाता है, या थर्ड वाला हमारा फोर्थ वाला है काइटिनिक कंपोजिशन से। तो इसमें से हमारा होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो बैक्टीरियल का सेल वाल होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था, वो बैक्टीरियल का सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, जिसके कारण बैक्टीरियल का सेल वाल मतलब हार्ड हो जाता है, और यही वो चीज है जो इसको कोलैप्सिंग या ब्रस्टिंग के कारण बचाता है। तो इसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं, और म्यूरिन शुगर प्लस अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब तक हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिए और आगे करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा वैसा वो स्टेटमेंट है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से गलत है? तो हमारा ऑप्शन है इट इज जनरली सर्कुलर डीएनए। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग सर्कुलर डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ये तो सही रहा। ये दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद डीएनए, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके बाद दिया हुआ है थर्ड नंबर ऑप्शन इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। हम लोग इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं, प्रोकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल को, तो ये भी सही रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये बोल रहा है हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद डीएनए, तो ये गलत है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बता रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इसमें दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोटिक सेल और आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि वो स्टेटमेंट चुनिए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा है। तो इसमें से हम लोग को वो ऑप्शन को चुनना है जो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा है, जो उसके कैरेक्टर के फीचर के बारे में बता रहा है, वो यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आइए हम लोग अब इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है प्लाज्मिड, 70S राइबोसोम और मिजोसोम। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल में
प्लाज्मेट, 70s राइबोसोम और मिजोसोम पाए जाते हैं। और सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा बता रहा है न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल या राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ एमसीक्यू किया। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ कैरेक्टर जान लेते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगाई हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा और एनिमल हो जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल हो गए जो कि यूकैरियोटिक सेल के हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद हम लोग इसका सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो चीजों को अंदर आने और जाने की अनुमति देता है। जो यूकैरियोटिक सेल का जो सबसे बाहरी आवरण है, जो इसका सेल वॉल है, वो किसी भी चीज को अंदर आने और जाने की अनुमति देता है। उसके बाद ये डेड लेयर से बना हुआ होता है। जो यूकैरियोटिक का सेल वॉल होता है वो डेड लेयर से बना हुआ होता है। उसके बाद पॉइंट देखते हैं सेल वॉल प्रेजेंट इन। जो सेल वॉल होते हैं वो फंगस में, कुछ प्रोटिस्टा में और कुछ प्लांट में पाए जाते हैं। मतलब कि सेल वॉल सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल कुछ फंगस में, कुछ प्रोटिस्टा में और कुछ प्लांट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं सेल वॉल एब्सेंट इन। सेल वॉल किस किस चीज में एब्सेंट होते हैं वो देखते हैं। तो सेल वॉल एनिमल के सेल में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद कुछ प्रोटिस्टा में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल, इसमें बताया गया है कि सेल वॉल किस किस चीजों से बना हुआ रहता है, कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है। तो जो फंगस का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। आप समझ सकते हैं जो फंगस होता है उसका सबसे बाहरी आवरण, उसका सेल वॉल जो होगा वो काइटिन से बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा का सेल वॉल, जैसे कि क्राइजोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट हो गया। प्रोटिस्टा जो क्राइजोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, उसका सेल वॉल सिलिका से बना हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। आगे हम लोग प्लांट का सेल वॉल देखते हैं। जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बना हुआ है। तो इतना तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो 3 भाग से मिलकर बना हुआ होता है। एक हो गया इसका प्राइमरी वॉल, दूसरा हो गया इसका सेकेंडरी वॉल और थर्ड वाला इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये दोनों साइड होता है और इनके बीच में जो एक कॉमन वॉल होती है इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग मिडिल लेमिला कहते हैं। ये दोनों के बीच में ग्लू का काम करती है, दोनों को चिपकाए रखने का काम करती है। और इन दोनों के बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा होती है। ये कॉमन पाइप होती है दोनों में, जो इनके चीजों को इधर से इधर लाने का काम करती है या इधर से इधर लाने का काम करती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मिडिल लेमिला के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है मिडिल लेमिला के बारे में। मिडिल लेमिला क्या होता है, तो इसमें दिया हुआ है ये कॉमन वॉल ऑफ 2 प्लांट सेल। ये दोनों प्लांट सेल का एक कॉमन सा वॉल होता है, मतलब 2 प्लांट सेल के बीच का एक वॉल होता है। और आगे दिया है उसमें ग्लू फॉर 2 सेल। ये दोनों सेल के बीच में ग्लू का काम करता है, इन दोनों को चिपकाए रखने का काम करता है। उसके बाद ये दिया हुआ है ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई होती है। जो मिडिल लेमिला आपकी होती है वो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। उसके बाद हम लोग इसके प्राइमरी वाल के बारे में बात करेंगे। ये रहा इसका प्राइमरी वाल। जो सबसे इसका बाहरी वाल होता है उसको हम लोग प्राइमरी वाल कहते हैं। जो प्राइमरी वाल होता है वो प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ मिडिल लेमिला।
ये मिडिल लेयर मिला के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्राइमरी वाल है और यहाँ पर भी प्राइमरी वाल है। आगे दिया हुआ है प्रेजेंट इन यंग सेल। ये ज्यादातर यंग सेल में ही पाया जाता है। जो प्लांट का जो यंग सेल होता है वो ज्यादातर उसी में आपका प्राइमरी वाल पाया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कैपेबल ग्रोथ। ये ग्रोथ कर सकता है, ये ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है, ये खुद को बढ़ा सकता है। उसके बाद दिया हुआ है सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन। ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन और प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक प्लांट सेल के सेल वाल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी वाल के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग सेकेंडरी वाल के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला हेडिंग वही है। तो हम लोगों ने प्राइमरी वाल के बारे में समझा क्या था कि वो खुद को बनाने में कैपेबल होता है। उसमें लिखा हुआ था पॉइंट कि ये खुद को बनाने में कैपेबल होता है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि ये न्यू सेल में पाया जाता है, वो मैच्योर सेल में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग सेकेंडरी वाल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेकेंडरी वाल होता है वो थिक लेयर से बना हुआ होता है। जो भी सेकेंडरी वाल हुआ वो थिक, उसका जो लेयरिंग होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ये मैच्योर सेल में पाया जाता है। ये न्यू सेल में नहीं पाया जाता, ये मैच्योर सेल में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज और लिग्निन से बना हुआ होता है। जो सेकेंडरी वाल का जो कंपोजिशन होता है वो सेलुलोज हेमिसेलुलोज और लिग्निन का होता है। उसके बाद हम लोग सेल वाल का फंक्शन पढ़ेंगे। हमारा अगला हेडिंग है फंक्शन ऑफ सेल वाल। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सेल शेप। जो सेल वाल का जो पहला फंक्शन है वो सेल को शेप प्रोवाइड करना है कि सेल किस तरह का दिखेगा। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है ये कि ये पैथोजन से इसकी रक्षा करता है। जो सेल वाल है वो पैथोजन से सेल की रक्षा करता है, किसी पैथोजन को अंदर नहीं आने देता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ये सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। इंटरेक्ट का मतलब क्या है? ये चीजों की एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। किसी भी चीज को एंट्री या एग्जिट करने में ये सेल वाल हेल्प करता है। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग है प्लाज्मोडेस्माटा, कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। तो प्लाज्मोडेस्माटा को हम लोग ने हल्का सा डायग्राम में भी समझ लिया था कि प्लाज्मोडेस्माटा वो एक थी कॉमन पाइप होता है दो सेल का, जो कि सेल वाल को ब्रेक कर देता है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा का हमारा पॉइंट लिखा हुआ है ये कि साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू और मोर प्लांट सेल। जो प्लाज्मोडेस्माटा हुआ वो साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है दो या दो से अधिक सेल का। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस सेल वाल। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो सेल वाल को क्रॉस करके एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है और ये चीजों को आदान प्रदान में हेल्प करता है। इन द सेंस कि ये एक सेल से चीजों को लेकर दूसरे सेल में जाता है और दूसरे सेल से चीजों को लेकर पहले सेल में आ जाता है। आप लोग यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। हम लोग इसी को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। इस जो छोटा सा एक पाइप दिख रहा है ये दोनों तरफ, इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। तो प्लाज्मोडेस्माटा कर क्या रहा है कि ये एक सेल और दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, एक कॉमन पाइप है दो सेल के बीच का, और ये इस सेल का जो भी प्रोटोप्लाज्म में जो भी चीजें होगी वो इस चीज में ले जाने में हेल्प करेगा, यहाँ पर ले जाने में हेल्प करेगा, और जो यहाँ की चीजें होगी प्रोटोप्लाज्म की वो इस सेल में ले जाने की हेल्प करेगा। बस इसका यही काम है कि ये दोनों सेल के बीच का एक कॉमन पाइप है। उसके बाद हम लोग ने इतना तक समझ लिया और हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ कि प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू प्लांट सेल। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, दो सेल के बीच के प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हमारा हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि फंगल सेल वाल मेड अप ऑफ। फंगल का सेल वाल किस चीज से बना हुआ होता है? तो काइटिन से बना हुआ होता है। हम लोगों ने इस वीडियो को शुरू में ही पढ़ा था कि जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेल वाल किस चीज से बना हुआ होता है, जिसमें हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में देखा था कि जो प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइटा या डाइनोफ्लेजिलेट्स का सेल वाल किस चीज से बना हुआ होता है। तो उसमें हम लोग ने देखा था सिलिका का। कुछ और भी एग्जांपल देखे थे, उसमें से एक फंगल का सेल वाल था जो कि काइटिन का बना हुआ होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्लांट सेल वाल या प्राइमरी सेल वाल कंपोज्ड ऑफ। प्लांट का सेल वाल या प्राइमरी सेल वाल किस चीज से कंपोज होता है, कंपोजिशन किस चीज की होती है, या वो किस चीज से बना हुआ होता है, प्लांट का सेल वाल या प्राइमरी सेल वाल?
तो इसमें मैंने 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन या प्रोटीन, और सेकेंड वाला ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या लिग्निन। तो हम लोग ने शुरू में पढ़ा हुआ था कि जो प्लांट का सेल वाल या प्राइमरी सेल वाल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और पेक्टिन से बना हुआ होता है। उसमें मैंने TPP का एक नियम लिखवाया था जो कि मैंने उसमें नहीं बताया है, मैं भूल गया था। इसमें हम लोग समझ लेंगे जो प्राइमरी सेल वाल होता है वो पेक्टिन और प्रोटीन का बना हुआ होता है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का। इसमें हम लोग 3 P याद कर लेंगे। जो प्राइमरी सेल वाल हो गया, प्राइमरी सेल वाल तो एक ये हो गया, उसके बाद पेक्टिन और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन, इससे हम लोग जल्दी याद कर लेंगे। और ये हो गया आपका सेकेंडरी सेल वाल का, जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन का बना हुआ होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।